टॉपिक है हमारा ज्वालामुखी। इसी में एक और चीज जोड़ देते हैं, एवं ज्वालामुखीयता, वोल्केनो एंड वोल्केनिसिटी, वोल्केनो एंड वोल्केनिसिटी। बढ़िया, शानदार। कल तक जो टॉपिक आपने पढ़े उसमें जबरदस्त कॉन्सेप्ट थे, भरपूर कॉन्सेप्ट थे दोस्तों, बट आज जो टॉपिक आप पढ़ोगे बेहद फैक्ट हैं, जोरदार फैक्ट्स हैं, और फैक्ट्स को पढ़ना। तो जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा होता हूं तभी उसे फिनिश कर दिया होता हूं, वहां आगे मैं आगे पढ़ाने की गुंजाइश नहीं रखता। पढ़ो यहां पर सब और यहीं पर फिनिश करो, कुछ पढ़ो। लाग लपेट की बातें ना करते हुए सीधे टॉपिक पर आ जाते हैं, ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा क्लैरिटी आएगी। पर कुल मिलाकर आज बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उसके लिए तैयार रहेंगे। पहले आधी क्लास जब तक चलेगी तो कोई मैप्स डायग्राम्स नहीं है, लेकिन आधी क्लास के उपरांत फिर ढेर सारे डायग्राम्स है, ढेर सारे। मिस्टर सत्यम, मोस्ट वेलकम बेटा। अरे यार डीपीपी से पढ़ा दीजिए, ज्ञान मत दिया कर भाई, पढ़ाएंगे तो उसके भी टॉपिक और इसी तरह से पढ़ाऊंगा, गुंजाइश रखते हो। एक तरफ ज्वालामुखी, इंग्लिश में बोलते हैं इसे वोल्केनो, वर्सेस जिसको आप लोग बनाम कहते हैं, बनाम ज्वालामुखीयता, ज्वालामुखीयता। कमाल कमाल के बच्चे हैं भाई आपकी कक्षा में भी, राधे राधे बेटा। ओके, ऐसे भी बच्चे टीचर चाहिए तो पढ़ो, यूट्यूब पर बहुत सारी चीजें अवेलेबल, इसे अंतिम दिन तक पढ़ाऊंगा। हर तो नहीं तो छोड़ देना। सारे के सारे मेरे प्यारे दोस्तों आप मस्त 30-35 शिक्षक हैं, शिक्षक। ओके आ जाओ बेटा, अच्छा बहुत अच्छे से समझना। नो मोर कमेंट्स नाउ एंड नो मोर बातें। तो यहां शब्द है दोस्तों, इसको चलो तोड़ देते हैं, और इसको भी तोड़ा ही हुआ है, ये भी तोड़ा ही हुआ है। ये दो शब्द हैं दोस्तों, एक तो मुखी है, मतलब मुख की बात करता है, माउथ की बात करता है। और माउथ कैसा हो सकता है, जिसमें से कोई छिद्र के रूप में मुख होगा या दरार के रूप में होगा, दरार के रूप में होगा। बट कहां होगा ये मुख? ये मुख होगा भूपटल पर। भूपटल का मतलब है भूपृष्ठ पर, अर्थात भूपृष्ठ पर अवस्थित वैसा केंद्रीय छिद्र या दरार। मुख कैसा होगा? छिद्र या दरार के रूप में भूपटल पर। आगे बोलना चाहूंगा, ध्यान से सुनना, एक एक लाइन मस्तिष्क में बैठा ना दूं तो बताना, बट ध्यान से सुनते पर जाना, शुरू से लेकर लास्ट तक 2 घंटे तक कंसंट्रेटेड रहा करो। और एक एक बच्चा ये मानकर पढ़ेगा कि वो ऑफलाइन क्लास ले रहा है, ऑनलाइन क्लास के पैटर्न से नहीं पढ़ाते राजेश मिश्रा, आपको वही मानकर पढ़ाते कि हर एक बच्चा मेरा ऑफलाइन ले रहा है। और दोस्तों ये मानकर पढ़ाता हूं कि ज्योग्राफी की क्लास जीवन में आपको दोबारा लेने की जरूरत ना पड़े, इस तरह से पढ़ा दे रहा हूं। ओके आ जाओ यहां पर बेटा, बहुत अच्छे से सुनाता हूं फिर। मतलब भूपटल या भूपृष्ठ पर अवस्थित मुख, तो मुख किस रूप में होगा? या कि छिद्र के रूप में होगा या दरार के रूप में होगा? तो मुख जिससे ज्वाला निकल रही हो, जिससे क्या निकल रही हो? ज्वाला निकल रही है। ज्वाला निकलती किस रूप में है? अग्नितप्त मैग्मा के रूप में। किस रूप में निकलती है? अग्नितप्त मतलब आग के भांति गर्म मैग्मा के रूप में ज्वाला निकलती है, उसे ज्वालामुखी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? ज्वालामुखी कहा जाता है। तो दूसरी तरफ देखो, जब बात ये आ जाती है, ईयता की आ जाती है, ईयता शब्द जुड़ता है हिंदी में, और इंग्लिश में इज्म शब्द जुड़ता है, जैसे वॉल्केनिज्म, वॉल्केनिज्म, ये है वॉल्केनो तो ये है वॉल्केनिज्म। तो ये ईयता या इज्म शब्द क्रिया शब्द का बोधक होता है, क्रिया शब्द है, मतलब कोई काम हो रहा है। यहां पर अगर हम कहते हैं कि ये मुख है, भूपटल पर अवस्थित केंद्रीय छिद्र या दरार है, तो ये अपने आप में दोस्तों स्थानवाचक संज्ञा का प्रतीक है। स्थानवाचक संज्ञा का प्रतीक मतलब ये स्थान की बात करता है कि ऐसा स्थान विशेष जो छिद्र या दरार के रूप में उपस्थित है एवं उससे पृथ्वी के अंतरतम की ऊर्जा ज्वाला के रूप में निकल रही है, उसे ही हम ज्वालामुखी कहते हैं। तो दूसरी तरफ जब ईयता की बात आ जाती है या इज्म की बात आ जाती है, तो ये कहता है कि नहीं, हम उसकी क्रिया की बात करते हैं, अर्थात ज्वालामुखियों से निकलने वाली ज्वाला की जो क्रिया विधि है, ध्यान से, ज्वालामुखियों से निकलने वाली ज्वाला की जो क्रियाविधि है, उस क्रियाविधि की समग्रता को ही हम ज्वालामुखीयता कहते हैं। इसका मतलब है कि पृथ्वी के अंतरतम में जो मैग्मा बन रहा है, पृथ्वी के अंतरतम में प्लेटों के क्षेपण से मैग्मा बन रहा है, प्लेटों के अपसरण से मैग्मा बन रहा है। तो मैग्मा बनने से लेकर भूपटल पर उद्गार तक की संपूर्ण प्रक्रिया, फिर से बोलूंगा, अंतरतम में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में, दुर्बलता मंडल में मैग्मा बनने से लेकर भूपटल पर मैग्मा के उद्गार तक की संपूर्ण प्रक्रिया, टोटलिटी की बात करना है, उस संपूर्ण प्रक्रिया को ही हम ज्वालामुखीयता कहते हैं। अर्थात एक प्रक्रियावाची शब्द है, एक क्रियावाची शब्द है, तो दूसरी तरफ दोस्तों एक संज्ञावाची शब्द है ना, एक संज्ञावाची शब्द है। तो इन्हीं दोनों बातों को मुझे परिभाषा के रूप में लिखाना है, पर उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा, छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा। तो उस इंट्रोडक्शन के बारे में लिखना है, तो लिखें भूपटल पर पाई जाने वाली, शुरुआत लिखने की यहां से हो रही है, अभी तक कुछ नहीं लिखा आपने, तो क्या लिखेंगे? भूपटल पर पाई जाने वाली विविध प्रकार की स्थलाकृतियों, विविध प्रकार की स्थलाकृतियों के निर्माण में, विविध प्रकार की स्थलाकृतियों के निर्माण में अंतर्जात एवं बहिर्जात बल का योगदान होता है।
अंतर्जात एवं बहिर्जात बल का योगदान होता है। पूर्ण विराम लगाएं, लिखें अंतर्जात बलों के आकस्मिक प्रारूप में से, अंतर्जात बलों के आकस्मिक प्रारूप में से एक हैं भूकंप एवं ज्वालामुखी, एक हैं भूकंप एवं ज्वालामुखी। पूर्ण विराम लगा दो, पैरा चेंज करो तो लिखेंगे भूपृष्ठ या भूपटल, दो में से एक कोई शब्द लिख दो। भूपृष्ठ पर अवस्थित केंद्रीय छिद्र या दरार रूपी, भूपटल पर अवस्थित केंद्रीय छिद्र या दरार रूपी वैसा मुख, केंद्रीय छिद्र या दरार रूपी वैसा मुख जिससे अंतरतम की ऊर्जा ज्वाला के रूप में प्रकट होती है, अंतरतम की ऊर्जा ज्वाला के रूप में प्रकट होती है, उसे ज्वालामुखी कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। पूर्ण विराम लगाकर इसी पैराग्राफ में लिखेंगे जबकि ज्वालामुखीयता क्रिया या प्रक्रियावाची शब्द है, जबकि ज्वालामुखीयता क्रिया या प्रक्रियावाची शब्द है, जिसमें भूगर्भ में मैग्मा निर्माण से लेकर भूपटल पर, पहले अंदर बनेगा मैग्मा, तो भूगर्भ में मैग्मा निर्माण से लेकर भूपटल में मैग्मा उद्गार तक की संपूर्ण प्रक्रिया समाहित होती है। ठीक है, संपूर्ण प्रक्रिया समाहित होती है। पूर्ण विराम। यह बात दोस्तों, सबसे पहली बात यहां पर ऐसी घटित हुई है। ठीक है, अब लिखना है ज्वालामुखीयता के कारण, ज्वालामुखीयता के कारक। क्यों ज्वालामुखी की परिघटना होती है? तो ज्वालामुखीयता के कारक नंबर 1 देखो, पहला प्लेट विवर्तनिक क्रिया जिसमें प्लेटों का अपसरण एवं अभिसरण, प्लेट विवर्तनिक क्रिया जिसमें से प्लेटों का अपसरण एवं अभिसरण, इस क्रियाविधि से ज्वालामुखी होगा। ठीक है ना। नंबर टू ज्वालामुखीय हॉट स्पॉट। नंबर तीन पृथ्वी की आंतरिक गैसीय ऊर्जा का अत्यंत विचलित होना। पूर्ण विराम लगाकर लिखेंगे विचलन के क्रम में यह ऊर्जा भूपटल को तोड़कर ज्वालामुखीय उद्गार पैदा करती है। तो लास्ट पॉइंट लिखो सभी, ज्वालामुखी उद्गार पैदा करती है। फिर क्या लिखोगे? लास्ट पॉइंट लिखोगे। नेक्स्ट पृथ्वी के भूपटल की दुर्बल चट्टानें या भूगर्भिक दरारी क्षेत्र जिन्हें उच्च तापीय मैग्मा आसानी से तोड़कर भूपटल पर प्रकट होता है। दोस्तों ये मैंने बिंदु लिखा है कि ये कारक है, इन कारकों के प्रभाव से, और इनमें से सब पढ़ा हुआ है आपने। एक ऐसा बिंदु नहीं जो नहीं पढ़ा है। पूरी प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी पढ़ लिया है आपने, पढ़ा है। हॉट स्पॉट भी मैंने आपको वहां पर समझाया है। आगे हॉट स्पॉट, ज्वालामुखी हॉट स्पॉट यहां भी समझा दूंगा। संवहन धारा सिद्धांत में आप प्लूम थ्योरी भी पढ़ चुके हो, कैसे मैग्मा एवं ऊष्मा ऊर्जा भूपटल के नीचे संचित होकर भूपटल को तोड़ती है। सब कुछ पढ़ चुके हो आप, एक एक बिंदु पढ़ा है। अगर नहीं पता तो सच्चाई है कि आपने रिवीजन नहीं किया, और रिवीजन ना करना महापाप है, और इस पाप का दंड जीवन भर आपको भुगतना पड़ेगा। यह भी ध्यान रखना, एक एक बिंदु पढ़ाया हुआ है। ओके, नेक्स्ट आगे की बात करता हूं। हेडिंग देंगे सभी दोस्तों। लिखिए कि ज्वालामुखियों से निकलने वाले पदार्थ या निःसृत पदार्थ
आप पूरी बात लिखेंगे। ज्वालामुखियों से निस्सृत पदार्थ, इरप्टेड मटेरियल फ्रॉम वोल्केनो। ज्वालामुखियों से निस्सृत पदार्थ, क्या क्या पदार्थ निकलते हैं, कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं? तो सबसे पहला फर्स्ट निकलती हैं गैसें। क्या निकलती हैं दोस्तों? प्रचुर मात्रा में गैसें निकलेंगी, गैसें। अब गैसें दो रूपों में निकलती हैं। एक गैस निकलती है जलवाष्प के रूप में, और दूसरी गैस निकलता है गैसीय रूप में, गैस के रूप में। जलवाष्प की मात्रा कुल गैसों में से, निकलने वाली गैसों में से इसकी मात्रा 80 से 90% के आसपास होती है। और इसमें जो ये गैसें होती हैं, तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड, हाइड्रोजनी तत्व भी होते हैं। ये तमाम प्रकार के, मतलब कार्बनिक, सल्फ्यूरस, नाइट्रोजनी, हाइड्रोजनी, ये तमाम गैसें होती है। अब भाषा में लिखना चाहेंगे तो लिख देंगे कार्बनिक गैसें, सल्फ्यूरस गैसें, नाइट्रोजनी गैसें, हाइड्रोजनी गैसें, ये सब मुक्त होती हैं गैसें। अब इतना लिखने के बाद लिखेंगे इन गैसों को वायुमंडलीय प्रदूषक, इन गैसों को वायुमंडलीय प्रदूषक की श्रेणी में रखा जाता है, श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन जलवाष्प सहित कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प सहित कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रस ऑक्साइड आदि ग्रीन हाउस गैसें हैं। जलवाष्प सहित कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रस ऑक्साइड आदि ग्रीन हाउस गैसें हैं, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि वायुमंडलीय प्रदूषक, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट की श्रेणी में आती है। NOx लिखा, एक्स का मतलब नाइट्रोजन के सारे रूप, नाइट्रोजन ऑक्साइड के सारे रूपों को NOx लिख देते हैं बेटा, ठीक है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। फिर आप आगे लिखेंगे, लेकिन वायुमंडल में इनकी उपस्थिति, पृथ्वी तंत्र के गैसीय एवं अवसादी चक्र, गैसीय साइकिल एंड सेडिमेंट्री साइकिल, गैसीय एवं अवसादी चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, पूर्ण विराम। गैसें समाप्त। तो दूसरे नंबर पर आते हैं ठोस कण। क्या निकलते हैं? ठोस कण। इन ठोस कणों को क्या कहते हैं? तो लिखेंगे सभी, इन्हें पायरोक्लास्टिक मटेरियल कहा जाता है। इन्हें पायरोक्लास्टिक मटेरियल, जो ठोस कण निकलते हैं उनको आप क्या नाम से जानेंगे? पायरोक्लास्ट के नाम से जानेंगे। यह भी एक फैक्ट है कि ज्वालामुखियों से जो भी ठोस पदार्थ निकलते हैं उनको पायरोक्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पायरोक्लास्ट कहते हैं, पायरोक्लास्टिक मटेरियल कहते हैं। लिखो, यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर वन राख कण, नंबर 2 धूल कण, जिन्हें कहते क्या है? जिन्हें सिंडर कहते हैं। नंबर 3 मटर के दाने के आकार के चिकने कण, मटर के दाने के आकार के चिकने कण, जिन्हें लैपिली कहा जाता है। मटर से लेकर सुपारी के दाने के आकार के जो चिकने कण होते हैं उनको लैपिली कहते हैं। तो नंबर 4 मटर से लेकर सुपारी, मटर की जगह चना लिखो, चना से लेकर सुपारी के दाने के आकार के, चना से लेकर सुपारी के दाने के आकार के खुरदुरे या कई किनारे वाले ठोस कंकड़ को ब्रेशिया कहा जाता है। ठोस कंकड़ को क्या कहते हैं? ब्रेशिया कहते हैं। तो नेक्स्ट, ब्रेशिया कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे ज्वालामुखी बम। लिखिए, यह कुछ किलोग्राम से लेकर हजारों किलोग्राम भारी ठोस पिंड होते हैं। तो नेक्स्ट, झामक, इंग्लिश में कहते हैं प्यूमिस। क्या लिखेंगे? झामक, झंडा लिखा मैंने। झामक को क्या लिखोगे आप? डैश देकर लिखें, गैसों के निकल जाने से छिद्रयुक्त लावा चट्टानों को प्यूमिस या झामक कहते हैं। तो नेक्स्ट 7वां नंबर, टफ।
टफ के बारे में लिखेंगे, ज्वालामुखीय धूल तथा राख कणों का, ज्वालामुखीय धूल तथा राख कणों का जलीय सतह पर जमकर, जलीय किसी पानी वाले सतह पर जम जाए, जब जलीय सतह पर जमकर चट्टानी रूप धारण करना, चट्टानी रूप धारण करना टफ कहलाता है, टफ कहलाता है। पूर्ण विराम। तो इस प्रकार के ठोस पदार्थ निकलते हैं, ठोस पदार्थों को इतने कैटेगरीज में रखा जाता है, ये इतने प्रकार का कैटेगराइजेशन है इनका। गैसीय पदार्थ इस प्रकार का निकल रहा होता है, ठोस पदार्थ इस प्रकार का ज्वालामुखियों से होता है। तो फिर बारी आती है तरल पदार्थ, निकल रहा होता है, ठोस पदार्थ इस प्रकार का ज्वालामुखियों से होता है। तरल पदार्थ की बारी आती है। अब मोल्टेड मटेरियल के रूप में क्या निकलता है? नंबर वन पानी निकलता है कभी कभी। तो नंबर टू गर्म जल मिश्रित पंक, पंक मतलब कीचड़ होता है। नंबर तीन मैग्मा, मैग्मा। आवाज फंस रही है तो बोर्ड में लिख रहा हूं, वही उतारते चले जाओ। मैग्मा के बारे में लिखेंगे, लिखें उच्च तापमान के प्रभाव से पिघली हुई चट्टानें, उच्च तापमान के प्रभाव से पिघली हुई चट्टानें मैग्मा कहलाती हैं, मैग्मा कहलाती हैं। पूर्ण विराम लगा दो। मैग्मा के ठंडे होने पर निर्मित ठोस चट्टानों को लावा कहा जाता है, लावा कहा जाता है। पूर्ण विराम लगाओ। लिखो सिलिका की उपस्थिति के आधार पर मैग्मा या लावा तीन प्रकार का होता है। अम्लीय, क्षारीय, अति क्षारीय। इसमें आप सिलिका लिख देंगे 60% से अधिक, मोर देन 60%। इसमें आप सिलिका लिखेंगे 40 से 60%। तो इस वाले में आप लिखेंगे लेस देन, मतलब 40% से कम, लेस देन 40%। सिलिका की मात्रा अम्लीय में 60% से अधिक, क्षारीय में 40 से 60%, अति क्षारीय में 40% से कम, 40% से कम। अर्थात आगे लिखेंगे, अर्थात अम्लीय लावा अत्यंत गाढ़ा होगा, जिसमें जितनी ज्यादा सिलिका होगी गाढ़ापन उतना ज्यादा होगा। अम्लीय लावा अत्यंत गाढ़ा या चिपचिपा होगा, जबकि क्षारीय या अति क्षारीय लावा में चिपचिपापन कम होगा, लावा में चिपचिपापन कम होगा। पूर्ण विराम। इतनी सी बात ओके। यहां पर तो इतने प्रकार का पदार्थ ज्वालामुखियों से निकलता है, ज्वालामुखियों से। एक बार दोस्तों इन तमाम टॉपिक को स्ट्रेस लेकर पढ़ लो, पर स्ट्रेस का मतलब इंटरेस्ट के साथ स्ट्रेस। एक बार पढ़ लो, इतना सिस्टमैटिक आपको दे रहा हूं कि आपको किताबों को झांकने की भी जरूरत ना लगे, तब भी काम चल जाए, इतना सिस्टमैटिक दे रहा हूं। तो ये तमाम चीजें ज्वालामुखियों से निकलेंगी। तो फिर बारी आती है टाइप्स ऑफ द वोल्केनो, ज्वालामुखियों के प्रकार। तो लिखो सभी के सभी, लिखो ध्यान से, ज्वालामुखियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ द वोल्केनो, ओके। अब टाइप्स ऑफ द वोल्केनो में ज्वालामुखियों का बेसिकली वर्गीकरण आता है दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ द वोल्केनो आता है। वर्गीकरण कई आधारों पर दिया जाता है, वर्गीकरण के आधार कई हैं। अब आधार के संदर्भ में ही अगर सबसे पहले इन्हें हम दो आधारों पर बांट दें, जैसे एक नंबर पर हम डाल दें कि उद्गार की अवधि, उद्गार का मतलब होता है इरप्शन, उद्गार की अवधि का मतलब हो गया कालखंड या समय, अवधि के आधार पर। तो दूसरे नंबर पर उद्गार की प्रकृति के आधार पर, एक हो गया उद्गार की अवधि और दूसरा हो गया उद्गार की प्रकृति, ठीक है ना। अब अवधि का मतलब होता है कालखंड, अवधि के आधार पर ध्यान रखना दोस्तों, ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला ज्वालामुखी होता है सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरे नंबर पर होता है प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, तीसरे नंबर पर होता है मृत ज्वालामुखी, जो मर गया है। सक्रिय का मतलब जिनमें मैग्मा का उद्गार अनवरत रूप से होता रहता है, या कुछ समयांतराल पर होता ही रहता है। मैग्मा का उद्गार इरप्शन कुछ समयांतराल पर होता ही रहता है, वो सक्रिय है। सबके बारे में लिखाऊंगा।
प्रक्षुब्ध हैं जिनमें एक लंबे दौर तक शांति आ जाती है, फिर उद्गार होगा, फिर लंबे दौर तक शांति आती है, फिर उद्गार होता है। मरा नहीं मतलब सोया हुआ है, मृत का मतलब मर गया है। मतलब कभी तो भूगर्भिक इतिहास में इनमें विस्फोट हुआ था, अब ना हो रहा है ना होने की संभावना है, क्योंकि नीचे की चट्टानें एकदम ठोस रूप धारण कर चुकी हैं, बैथुलित हो चुकी हैं, ऊर्जा की हलचलें समाप्त हो चुकी हैं। तो जब ऊर्जा की हलचल डायग्नोस नहीं हो पाती तो मान लिया जाता है ये मर गए, ये मर गए, ठीक है ना। अब उद्गार की प्रकृति की जब बात आती है, प्रकृति की बात आती है, तो इनको दो वर्गों में बांट देते हैं। इनको दो वर्गों में बांट देते हैं। कैसे दो वर्गों में बांट देते हैं? पहले नंबर पर आ जाता है दरारी उद्भेदन वाले, दरारी उद्गार या उद्भेदन वाले, और दूसरे नंबर पर आ जाते हैं जो केंद्र, जो कि छिद्र से निकलता है, केंद्रीय उद्भेदन वाले। केंद्रीय उद्भेदन वाले, उद्भेदन या उद्गार एक ही है। अब दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखियों कि कोई खास अलग अलग वर्ग नहीं है, पर बेटा इनसे बनता है बेसिकली ज्वालामुखीय पठार। इनसे क्या बनता है? ज्वालामुखीय पठार बनते हैं। और इन पठारों के बेस्ट एग्जांपल आपको दिखाऊं, जैसे भारत में दक्कन का पठार, भारत में दक्कन, उत्तर अमेरिका में कोलंबिया का पठार, दक्षिण अमेरिका में पराना का पठार, दक्षिण अमेरिका में इथोपिया का पठार, अफ्रीका में इथोपिया का पठार, इथोपिया का पठार, आयरलैंड का अंतरिम पठार, अंतरिम पठार। ये सारे पठार जो हैं, दक्कन का पठार भारत का हो गया, यूएसए का कोलंबिया का पठार हो गया, अर्जेंटीना का पराना पठार हो गया, अफ्रीका का इथोपिया पठार हो गया, आयरलैंड का अंतरिम पठार हो गया। ये सभी दरारी उद्भेदन वाले। दरारी उद्भेदन का मतलब है जब मैग्मा का उद्गार एक छिद्र से ना हो रहा हो, बल्कि लंबी लंबी दरारों से हो रहा हो। इतना जरूर याद रखेंगे कि ज्वालामुखीय पठार इसलिए बनता है क्योंकि इनसे बेसाल्टिक क्षारीय लावा निकलता है। बेसाल्टिक क्षारीय लावा, क्षारीय लावा, ये पतला होगा दोस्तों, क्षारीय लावा निकलता है। बेसाल्टिक क्षारीय लावा की वजह से, बेसाल्टिक क्षारीय लावा की वजह से दोस्तों इनकी 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 पठारी प्रकृति होती है, क्योंकि पतला है लावा। ये मैग्मा जब धरातल पर आएगा तो दूर दूर तक फैलेगा, पतला होने के कारण, पानी पतला है तो दूर दूर तक फैल जाता है, फैलता है, पठारी बन जाएगा। केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखियों को दोस्तों हम कई वर्गों में बांटते हैं। विस्फोट की प्रकृति के आधार पर इन्हें क्रमशः केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखियों को कई वर्गों में बांट देते हैं, विस्फोट की प्रकृति के आधार पर, ठीक है। श्वेता पनवर, ऐसा लिख लो बिटिया, मत लिखो पायरोक्लास्टिक पठार, आगे बात करेंगे पायरोक्लास्टिक प्लेटो की, लिखो, ठीक है, ऐसा लिखो। मतलब तुमने गलत नहीं लिखा है, चलेगा, ठीक है। अब जो केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी हैं, बेसिकली ये होते हैं विस्फोटक। कैसे होते हैं? विस्फोटक। तो विस्फोट की प्रचंडता या तीव्रता के आधार पर, विस्फोट की प्रचंडता या तीव्रता के आधार पर इन्हें क्रमशः कई वर्गों में रखते हैं। जैसे कैसे? सबसे कम विस्फोटक है हवाई तुल्य ज्वालामुखी, हवाईयन टाइप ज्वालामुखी। फिर इससे अधिक विस्फोटक है स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी। फिर इससे भी अधिक विस्फोटक है दोस्तों वल्केनो तुल्य, वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी। फिर इससे अधिक विस्फोटक है विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी। फिर इससे अधिक विस्फोटक है पीली तुल्य, ना प्लिनी, प्लिनी तुल्य ज्वालामुखी। और सर्वाधिक विस्फोटक है दोस्तों पीली तुल्य ज्वालामुखी, सबसे अधिक विस्फोटक है। मतलब इनमें इतना प्रचंड विस्फोट होगा कि इनकी आवाज सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर दूर से सुनी जाएगी। उदाहरण देता हूं, इंडोनेशिया में सुमात्रा एवं जावा द्वीप के बीच सुंडा जलसंधि के पास एक अवस्थित है माउंट क्रकटाओ या क्रकटोआ। जब इसका विस्फोट हुआ था तो इसकी आवाज भारत में चेन्नई और विशाखापत्तनम तट तक सुनी गई थी। और बताता हूं, वेस्ट इंडीज आइलैंड, मध्य अमेरिका में एक द्वीप है मॉर्टेनिक आइलैंड। मॉर्टेनिक आइलैंड के पीली ज्वालामुखी का जब विस्फोट हुआ था तो इसकी आवाज यूरोप और अफ्रीका में सुनी गई थी, पूरे अटलांटिक महासागर को पार कर। इतना विस्फोटक होते हैं, इतना इतना विस्फोटक होते हैं। बट हवाई तुल्य ज्वालामुखी इतना शांत प्रकृति के होते हैं कि लोग वहीं पर पास में खड़े हुए इनका दीदार कर रहे होते हैं। ये हवाई तुल्य जो ज्वालामुखी है अपने आप में टूरिज्म के लिए फेमस है। होनालुलु का नाम जो सुना होगा, मोनाकिया का नाम सुना होगा, मोनालोआ का नाम सुना होगा। तो मोनालोआ, मोनाकिया, होनालुलु ये सभी के सभी हवाई द्वीप ज्वालामुखी हैं, बहुत शांत होते हैं। स्ट्रोम्बोली इटली में अवस्थित है, इटली में बेसिकली लिपारी द्वीप के पास अवस्थित है। यहां जब स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी ऐसे ज्वाला निकली, एक थक्के के आकार का मैग्मा निकला और वहीं पर लद्द से नीचे गिर गया। फिर थक्के के आकार का मैग्मा और ज्वाला निकला और वहीं लद्द से नीचे गिर गया। ऐसे ये निकलता रहता है, ऐसे निकलता रहता है ज्वालामुखी। इसकी आवाज भी कहीं आसपास सुनी नहीं जाती, पर ये जो ज्वाला निकलती है ना, तो भूमध्य सागर में दूर दूर चलने वाली नौकाओं को रात में पता चल जाता है, अच्छा ये है इटली। इसीलिए इसे लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी कहा जाता है स्ट्रोम्बोली को। भूमध्य सागर का इसे प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। हवाई तुल्य ज्वालामुखी, हवाई तो आप जानते हैं प्रशांत महासागर में यूएसए का एक प्रांत है। हवाई तुल्य ज्वालामुखी का एक उदाहरण ज्वालामुखी और है अटलांटिक महासागर में, बेसिकली जिसे आप आइसलैंड कहते हैं। तो आइसलैंडियन वोल्केनो हवाई तुल्य का ही एग्जांपल है, ये सभी के सभी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे आती है विस्फोटकता बढ़ती जाती है। विस्फोट जितना बढ़ेगा तो हवा में धूल का गुबार उतना ऊंचाई तक जाएगा, मतलब धूल के बादल उतना ऊंचाई तक छाते जाएंगे। विस्फोट जितना बढ़ता जाएगा, ज्वालामुखी पर्वतों की ऊंचाई या शंकुओं की ऊंचाई उतनी बढ़ती जाती है। तो यहां ऊपर से नीचे आएंगे तो ज्वालामुखी शंकु की ऊंचाई बढ़ेगी, ऊपर से नीचे आएंगे तो विस्फोटकता बढ़ेगी, ऊपर से नीचे आएंगे तो धूल के गुबार बढ़ते चले जाएंगे, धूल के गुबार बढ़ते चले जाएंगे। चंचल, पता नहीं तुमको क्या कंफ्यूजन है, समझ गया मेरी बात की नहीं? तो इनकी बेसिकली ये विशेषता होती है दोस्तों, इनकी अपनी ये विशेषता होती है।
ये विशेषता होती है। ओके, सक्रिय ज्वालामुखियों में मैंने बताया कि हमेशा इनसे मैग्मा का उद्गार होता रहता है। वहां जैसे हवाई भी, स्ट्रोम्बोली भी सब सक्रिय हैं। भारत के संदर्भ में अंडमान निकोबार द्वीप का बैरन द्वीप इसका बेस्ट एग्जांपल है। प्रियांशु शर्मा मत समझ बेटा, मुझ में कमी है तो मैं क्या करूं? एक मेल लिख संस्था को तू कि राजेश मिश्र सर जो पढ़ाते हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आता, इनको पढ़ाना नहीं आता। और बता बेटा, कुछ समझ में नहीं आता, फिक्स नहीं है कितने दिन में होगा गुलशन। लास्ट वाला पीली तुल्य ज्वालामुखी, यहां पर है अंतरिम पठार, आयरलैंड में अवस्थित है पठार। सुमित राठौर, बहुत जरूरी है। भारत का दक्कन का पठार, यूएसए का कोलंबिया का पठार, अर्जेंटीना का पराना का पठार, अफ्रीका का इथोपिया पठार और आयरलैंड का। ये आयरलैंड का नहीं आती, बस इतना ही बेटा, ये तो प्रकार है, टाइप से बेटा, इसको कुछ लिखना नहीं है अलग से। ठीक है, अच्छा साइड हो जाया करें। ठीक है बेटा, ये लो साइड हो गया। अपने आसपास जिनमें उद्गार की संभावना नहीं है, मृत ज्वालामुखी में आराम से, जिनमें उद्गार की संभावना नहीं है, जैसे म्यांमार का माउंट पोपा, माउंट पोपा म्यांमार में है। ईरान का माउंट देवबंद, माउंट देवबंद ईरान में है। भारत में भी है, भारत का माउंट द्रास, भारत का माउंट द्रास, ये सब मरे हुए हैं, ये सब मरे हुए हैं। इनमें दोबारा कभी उद्गार नहीं होगा। इनको डेड नहीं कहते बेटा, एक्सटिंक्ट कहते हैं, इंग्लिश में एक्सटिंक्ट वोल्केनो कहते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल हुआ। अब आगे प्रक्षुप्त में आते हैं। प्रक्षुप्त का मतलब है कि जिनमें लंबे अंतराल या दीर्घ काल के बाद, दीर्घ काल के बाद ज्वालामुखियों का उद्गार होता है, ज्वालामुखियों का उद्गार होता है लंबे अंतराल के बाद। इसका एग्जांपल भारत का सबसे अच्छा है नारकोंडम। भारत का है इसलिए इसका एग्जांपल महत्वपूर्ण हो जाता है। अंडमान द्वीप पर ही है नारकोंडम, नारकोंडम। अरे दुनिया के ढेर सारे पर्वत है सक्रिय एवं प्रसुप्त ज्वालामुखी में। मयंक मिश्रा, अंदर की ऊर्जा बाहर निकलती है इसलिए विस्फोट होता है। ठीक है, तो सक्रिय ज्वालामुखी कौन से हैं? जिनमें निरंतर मैग्मा का उद्गार होता रहता है, जैसे भारत का बैरन द्वीप। ढेर सारे हैं, ढेर सारे हैं ऐसा। उत्तर अमेरिका में माउंट रेनियर, माउंट हुड, माउंट शास्ता, माउंट लोगान, अल्यूशियन आइलैंड्स, पैसिफिक रेंज ऑफ फायर में ढेर सारे ऐसे सक्रिय ज्वालामुखी है। प्रक्षुप्त में जो सक्रिय अभी तो नहीं है बट अंदर सक्रियता है, उद्गार कभी भी हो सकता है। प्रक्षुप्त है, सोया हुआ है, मृत मर गया। दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखियों से मुख्य रूप से जब लावा निकलता है तो ज्वालामुखी पठारों का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि इनसे निकलने वाला लावा बेसाल्टिक है। बेसाल्टिक लावा पतला होगा, पतला होगा तो दूर दूर फैलेगा, और दूर दूर फैलेगा तो पठारों का निर्माण होगा। ये पठार बनेंगे। बिल्कुल सभी याद करने हैं, इसीलिए तो आराम से लिखा के याद करा रहा हूं। पीली तुल्य के ऊपर लिखा प्लिनी, आधा पा ला और नी, प्लिनी। बैरन सक्रिय ज्वालामुखी है बेटा, बैरन सक्रिय है, नारकोंडम प्रक्षुप्त है। ठीक है, ओके। उधर आपने देखा कि विस्फोट की तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखियों को क्रमशः इतने वर्गों में बांटते हैं केंद्रीय उद्भेदन वालों को। इनकी अपनी विशेषता है कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इनमें जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इनकी विशेषता की सिलिका की मात्रा, ऊपर से नीचे वजन में आ रहे हैं, सिलिका की मात्रा। फिर दूसरे नंबर पर श्यानता, श्यानता का मतलब होता है गाढ़ापन। तीसरे नंबर पर श्यानता के साथ विस्फोटकता, विस्फोटकता। चौथे नंबर पर धूल बादल, धूल बादल। पांचवें नंबर पर ज्वालामुखी शंकु, ज्वालामुखी शंकु का मतलब होता है ज्वालामुखी पर्वत की ऊंचाई बढ़ती जाती है, की ऊंचाई बढ़ती जाती है दोस्तों, की ऊंचाई बढ़ती जाती है। इनकी विशेषता है कि जैसे जैसे इनमें ऊपर से नीचे आएंगे तो ये होता जाता है दोस्तों। पोपा के नीचे देवबंद, ईरान में है देवबंद दोस्तों, माउंट देवबंद। और माउंट देवबंद के नीचे है माउंट द्रास, भारत में है। ठीक है, तो ये है ज्वालामुखियों के प्रकार। इतने प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। मिस्टर नोबिता, अच्छा बेटा कोई नहीं तो रेस्ट करो। सारे पठार मतलब ज्वालामुखी पठार इससे बने हैं। पठारों के भिन्न भिन्न प्रकार हैं। मैं मिश्रा पढ़ लो बेटा, एनसीईआरटी वगैरह पढ़ लो, उसमें लिखा है पर्वतों के प्रकार, पठारों के प्रकार, मैदानों के प्रकार पढ़ा करो बेटा। नहीं पढ़ोगे तो बहुत कठिनाई में फंसोगे। और मैं तो कितना सरलता और सहजता से चाहता हूं कि आप लोगों को सब बने, पर इसीलिए एनसीईआरटी वगैरह पढ़ना चाहिए। पर दिक्कत यह है कि अंतिम क्लास तक बच्चे यही पूछते हैं कि क्या पढ़ें, तो वही बात बेटा हो नहीं सकती ना क्लास में। कितना साइड होगा तो लिख चुके होगे।
शांता का मतलब होता है गाढ़ापन, चिपचिपापन। धूल बादल मतलब जब बेटा विस्फोट होगा तो खूब ऊंचाइयों तक एकदम धूल 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 छा जाएगी, ऐसे लगे जैसे धूल का गुबार निकला हो। कैसे? जैसे यहां पर देखना, मान लो कि ये यहां पर ज्वालामुखी है, ये ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी ये पर्वत शंकु कहलाएगा, ठीक है। यहां से ज्वालामुखी फटा। अब जब ज्वालामुखी फटेगा तो यहां पर ध्यान से देखना, धूल बादल ऊंचाई तक छा जाएंगे। ये है धूल बादल, ठीक है। ऐसा ये है जो, और ये ज्वालामुखी शंकु भी है, ठीक है। ये पूरा हुआ, इतना कंप्लीट हुआ। तो फिर नेक्स्ट आता है इसमें, नेक्स्ट आता है वॉल्केनिक लैंडफॉर्म, ज्वालामुखीय स्थलाकृतियां। ज्वालामुखीय स्थलाकृतियां, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स को दो वर्गों में रखते हैं। एक को कहते हैं प्राइमरी लैंडफॉर्म, मतलब प्राथमिक स्थलाकृतियां, प्राथमिक स्थलाकृतियां। तो दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी लैंडफॉर्म, मतलब द्वितीयक स्थलाकृतियां, द्वितीयक स्थलाकृतियां। प्राइमरी लैंडफॉर्म है, सेकेंडरी लैंडफॉर्म्स। अब जब बारी आती है प्राथमिक स्थलाकृतियों की, प्राथमिक स्थलाकृतियों की आती है, ये फ्लो चार्ट आपको बनाना है सभी को। तो इनको बेसिकली हम दो वर्गों में बांटते हैं। एक होता है जो पृथ्वी के अंदर बनते हैं, उनको बोलते हैं अंतर्भेदी, अंतर्भेदी स्थलाकृतियां, इंग्लिश में इंट्रूसिव बोलते हैं। और एक होती हैं जो बाहर बनती हैं, उनको बोलते हैं बहिर्भेदी, बहिर्भेदी स्थलाकृतियां, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म और एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म। अंतर्भेदी स्थलाकृतियों के दो वर्ग होते हैं। एक होती है प्लूटोनिक, जिसे बोलते हैं पातालीय, बहुत गहराई पर जो होगी, पातालीय। दूसरी होती है हाइपाविसल, मतलब मध्यवर्ती, जो कम गहराई पर होगी, मध्यवर्ती। पातालीय का बेस्ट एग्जांपल एक ही है दोस्तों, और वह है बैथोलिथ, BATHOLITH, ये लैंडफॉर्म का नाम है। और मध्यवर्ती पे कई एग्जांपल होते हैं, जैसे सबसे पहले स्टिल एवं सीट होता है, शिल एवं सीट स्थलाकृति होती है। दूसरे नंबर पर डाइक होती है। तीसरे नंबर पर लैको, LACOLITH। तो नेक्स्ट होती है लोपो, LOPOLITH। नेक्स्ट होती है फैको, फैकोलिथ, फैकोलिथ। ये स्थलाकृतियां होती है मध्यवर्ती में। बहिर्भेदी स्थलाकृतियों के दो रूप होते हैं, एक एलिवेटेड लैंडफॉर्म होता है और एक डिप्रेशनल लैंडफॉर्म। एलिवेटेड का मतलब है उभार वाली, उभार वाली स्थलाकृतियां हैं, और डिप्रेशनल का मतलब है गर्तनुमा या गर्त वाली स्थलाकृतियां। उभार वाली स्थलाकृतियों में वही है, एक तरफ तो पठार बनेंगे, एक तरफ पर्वत शंकु बनेंगे, और एक तरफ शंकु के साथ प्लग बनता है, प्लग बनता है। पठारों के दो हैं, यहां पठारों के दो वर्ग हैं, एक लावा पठार है और दूसरा पायरोक्लास्टिक पठार है। वही जो बच्चे ने लिखा था, पायरोक्लास्ट, क्लास्ट पठार है। एक लावा हो गया, एक पायरोक्लास्टिक मिट्टी पठार हो गया। शंकु ढेर सारे प्रकार के होते हैं, शंकु ढेर सारे प्रकार के होते हैं। जैसे एक हो गया सामान्य शंकु, दूसरे नंबर पर हो गया मिश्रित शंकु, तीसरे नंबर पर हो गया परिपोषित शंकु, परिपोषित शंकु, चौथे नंबर पर हो गया सिंडर, सिंडर शंकु, सिंडर शंकु। ये शंकुओं के प्रकार हो गए। प्लग एक ही प्रकार का होता है, सिंडर शंकु। गर्त वाली स्थलाकृतियों के दो वर्ग होते हैं, या तीन वर्ग कह सकते हैं। एक को कहते हैं क्रेटर, दूसरे को कहते हैं काल्डेरा, और इनके बीच का होता है घोंसलेदार काल्डेरा, घोंसलेदार काल्डेरा, घोंसलेदार काल्डेरा। कितने फैक्ट आ रहे हैं ना, मैंने बोला था ना ढेर सारे फैक्ट्स आएंगे। तो द्वितीयक स्थलाकृति में, सेकेंडरी लैंडफॉर्म्स में सबसे पहला आता है धुआंरे, फ्यूमरोल्स इंग्लिश में बोलते हैं, धुआंरे। दूसरे नंबर पर आता है सल्फ तारा, सल्फ तारा। तीसरे नंबर पर आता है मड फ्लो, मड फ्लो। चौथे नंबर पर आता है हॉट स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग। पांचवें नंबर पर आता है गेसर, गेसर। इतने प्रकार की स्थलाकृतियां बनती है। एकदम साइड में हो, पहले बोर्ड में जो भी लिखा है सब उतार लो बेटा, सबके बारे में लिखाऊंगा, सबके बारे में चित्र बनाऊंगा। इंग्लिश वाला नाम है, इंग्लिश में लिख लो या हिंदी में लिख लो बेटा। ये इतने प्रकार की स्थलाकृतियां होती है। अरे फ्लो चार्ट में जो आप प्रदर्शन करते हो बहुत अच्छा प्रदर्शन का तरीका कहलाता है। एक बच्चे ने कहा कि सर बहुत आएंगे। IAS मेरे साथ बहुत बार होता है, नेहा थोड़े दिन में खुद। अच्छा, हॉट स्प्रिंग के नीचे गीजर, GEYSSER।
हॉट स्प्रिंग के नीचे गीजर, GEYSSER। सुमित मोस्ट वेलकम। गर्त वाली में 3 लिखा है, क्रेटर, काल्डेरा, घोंसलेदार काल्डेरा। गर्त वाली में 3 है, क्रेटर, काल्डेरा और घोंसलेदार काल्डेरा। पराना पठार अर्जेंटीना में है बेटा। प्लग का एग्जांपल अभी सबके एग्जांपल दूंगा, सबको पढ़ाऊंगा, डिटेल करना अभी इसका। ये तो फ्लो चार्ट होगा, इसमें इसका डिटेल जरूर करना, पूरा डिटेल करना। 1 घंटा भी पूरा डिटेल चलेगा, 1 घंटा पूरा डिटेल चलेगा। इंग्लिश वर्ड का मतलब नहीं है, इंग्लिश वर्ड का चाहे देवनागरी से लिख दो, नाम है बेटा, बिल्कुल देवनागरी में लिखना, बिल्कुल फ्लो चार्ट बना के एग्जाम में लिखना है। मड फ्लो, यस, MUDFLOW, मड फ्लो लिखा है। चलिए, इतना सारा याद कैसा होगा याद करने से? समझो बेटा, वो बच्चे भी जो याद करके आइस बन रहे हैं वो भी तो स्टूडेंट ही है ना, बिल्कुल सभी को याद करना पड़ेगा। द्वितीयक स्थलाकृतिय में धुआंरे, स्वल्फ तारा, मड फ्लो, हॉट स्प्रिंग एवं गीजर। ठीक है आरती? एक बच्ची बोलती, कुछ बच्चे, सब लोग कहते क्वेश्चन पूछना जरूरी है, मुझे कोई डाउट होता ही नहीं। बेटा तुम बहुत अच्छी कंडीशन में हो, बस पढ़ते रहो अच्छे से। प्रियांशु शर्मा, कोई बात ही नहीं बेटा ऐसे। टर्मिनोलॉजीज इंग्लिश में लिखोगे सुबह तो कोई अंक नहीं कटेगा, बाकी भाषा हिंदी रखना। बन गया सभी का? ओके, अब यहां आओ, एक तरफ से शुरू यहां से करना है। सबसे पहले पातालीय स्थलाकृति में आप शुरू करोगे बैथोलिथ से, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार अंतर्भेदी स्थलाकृतियों को बोर्ड में बनाकर दिखा दूं और फिर एक एक के बारे में लिखा दूं, तो आपके लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबको पॉइंट टू पॉइंट नोट कराऊंगा, पर नोट कराने से अच्छा है, नोट कराने से पहले, क्योंकि ये स्थलाकृतियां हैं, तो स्थलाकृतियों की आकृति बनाकर दिखा दूं ताकि समझ में आए कि ऐसी आकृति का दिखता है, फिर आपको लिखा दूंगा तो आपको मजा आने लगेगा। ठीक है, आपको मजा आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इंट्रूसिव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रूसिव, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म, ऐसा बोलते हैं लैंडफॉर्म। और इसी तरह से इसको एक्सट्रूसिव बोलते हैं, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले इंट्रूसिव लैंडफॉर्म में बनाता हूं, यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है ना, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म, लैंडफॉर्म। अब चित्र बनाता हूं, चित्र बनाएंगे पर देख लीजिए पहले, जिससे गलती ना करें आप, गलती ना करें आप। फिर उस चित्र में सारे के सारे इंट्रूसिव बना दूंगा, फिर लिखा दूंगा सबको। तो कैसे चित्र बनेगा, ऐसा देखो यहां पर, कि माना कि ये एक भौगोलिक प्रदेश है, ये एक भौगोलिक प्रदेश है। इस भौगोलिक प्रदेश में ये सतही चट्टान है, सरफेस है, और ऊपर की जो मिट्टी आपको दिखती है ना, परत दिखती है, सतह दिखती है, वो ये है। यहां ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा मैग्मा चैम्बर है, यहां पर ये मैग्मा चैम्बर है, यहां मैग्मा भरा पड़ा है, मतलब दुर्बलता मंडल है, ये मैग्मा चैम्बर है, कुछ भी आप ऐसा समझो। अब ये अगर मैग्मा चैम्बर है तो इसके ऊपर, इसको इस ऊपर ये लिथोस्फीयर का हिस्सा होगा। किसका हिस्सा होगा? ये लिथोस्फीयर का हिस्सा होगा। ये ऊपर की सतही भाग है, ऊपर का सतही। अब समझना, माना कि यहां से मैग्मा ऊपर उठना शुरू हुआ, यहां से मैग्मा ऊपर उठना शुरू हुआ, इस प्रकार से मैग्मा ऊपर उठा, और ऊपर उठते हुए इसने अपनी एक निकास नलिका बनाई। ये जो ऊपर की ओर बन रहा है पाइप, इसे कहते हैं निकास नलिका। क्या कहते हैं इसे? निकास नलिका। ये जो पाइप बना हुआ है इसे कहते हैं निकास नलिका। सबके नाम भी लिखाऊंगा, सबके नाम लिखाऊंगा। अब यहां प्राप्त होता है मुख, और इस मुख से ज्वालाएं निकली, और ज्वाला निकलकर यहां पर मैग्मा के रूप में जमा हो गई, और जब ऐसे जमा हुई तो एक पर्वत शंकु बनता है, जिसे वॉल्केनिक कोन कहते हैं, ज्वालामुखी शंकु कहते हैं। ये बाहर है, ये कहलाता है वॉल्केनिक कोन, वॉल्केनिक कोन कहलाता है। ये वॉल्केनिक डक्ट कहलाती है, वॉल्केनिक पाइप कहलाती है। और ये जो मुंह होता है इसको कहते हैं वेंट, ये जो मुहाना होता है जिससे मैग्मा बाहर निकल रहा होता है इसको कहते हैं वेंट, और जिससे ये बाहर निकल रहा है मैग्मा पूरा, इसको कहते हैं वॉल्केनिक पाइप, वॉल्केनिक पाइप, पाइप, या इसी को कहते हैं डक्ट, DUCT, डक्ट। ये 3 नाम आपके हो गए। अब आगे देखिए, होता क्या है कि मैग्मा कभी कभार यहां आएगा और यहां आकर के एक विशालकाय गुम्मद के रूप में सबसे अधिक गहराई पर, यहां दोस्तों सबसे अधिक गहराई पर देख रहे हो, एक डोम से बन रहा है, एक गुम्मद बन रहा है, सबसे अधिक गहराई पर एक विशालकाय गुम्मद के रूप में मैग्मा का जमाव हो जाएगा। एक विशालकाय गुम्मद बन गया, गुम्मद बन गया, मैग्मा के रूप में जमा हो गया। ये जो मैग्मा का जमाव विशालकाय, मतलब सबसे नीचे भाग में, इसीलिए पातालीय कहलाता है, सबसे नीचे भाग में ये जो जमा हुआ है इसे कहते हैं दोस्तों, ये वाला हिस्सा या ये वाली स्थलाकृति कहलाती है बैथोलिथ। जो वलित पर्वत होते हैं ना, जैसे मान लो ये फोल्डेड माउंटेन है, यहाँ पर जैसे हिमालय है, फोल्डेड माउंटेन है, तो हिमालय के ऊपर पहले सेडिमेंट पाया जाएगा, सेडिमेंट के नीचे अगर आप देखोगे, सेडिमेंट के नीचे आप देखोगे तो मेटामॉर्फिक रॉक पाई जाएगी, और इसी मेटामॉर्फिक रॉक के आंतरिक भाग में, कोर भाग में ऐसे बैथोलिथ डोम पाया जाता है। ये है बैथोलिथ डोम दोस्तों, ये है बैथोलिथ डोम, इसको कहते हैं बैथोलिथ डोम। डोम का मतलब होता है गुम्मद। हमेशा ध्यान रखना कि पर्वतों के केंद्रीय भाग पर, वलित पर्वतों के केंद्रीय भाग पर पाया जाता है, इसीलिए इसे कोर ऑफ द माउंटेन कहते हैं। एकदम निचले हिस्से में होगा दोस्तों, ये भूपटल के सबसे गहराई वाले हिस्से पर होगा, जब मैग्मा का उद्गार होकर ऐसे जमा हो जाएगा। अब आगे देखो, मैग्मा ऐसे नहीं जमा हुआ, बल्कि मैग्मा यहां से निकला और कुछ ऐसे शॉसर शेप में जमा हो गया, यहां से निकला
और यहां पर चट्टानों के बीच में संधि या दरार पाया तो ऐसे तस्तरी ऐसे सॉशल शेप में जमा है, या दूसरी आकृति ऐसे बना सकता हूं। यहां पर यहां से निकला मैग्मा, यहां से निकला यहां से निकला मैग्मा, मैग्मा निकल रहा था और निकलने के क्रम में ये मैग्मा यहां कुछ ऐसा जमा हो गया। तो जब मैग्मा ऐसा बाउल शेप में जमा होता है या सॉसर शेप में जमा होता है दोस्तों, तो इसको कहते हैं लोपोलिथ। क्या कहते हैं इसे? लोपोलिथ कहते हैं, लोपोलिथ। लेकिन अगर यही मैग्मा पतली पतली ऐसी चादरों के रूप में जमा हो, पतली चादरों के रूप में जमा हो, तो इसे कहते हैं शीट। ये चादर अगर मोटी हो जाए, मान लो कि ये चादर ऐसी मोटी है, मोटी चादर, तो फिर ये मोटी चादर कहलाती है सिल। पतली है चादर तो शीट है, मोटी है तो हो गई सिल। मान लो मैग्मा यहां से निकला और मैग्मा यहां से निकलकर यहां कुछ मशरूम की आकृति को कुछ ऐसा धारण कर लिया, ये मशरूम शेप हो गया कुछ ऐसा, तो इसको कहते हैं, जो डोम शेप है, गुम्मद की आकृति का है, मशरूम की आकृति का है मैग्मा का जमाव, तो इसको कहते हैं लैकोलिथ। लैकोलिथ कहते हैं, लैकोलिथ कहलाएगा। मान लो कि मैग्मा निकला और मैग्मा निकलकर यहां दीवार के भांति लंबवत खड़ा हो गया, तो यह कहलाता है डाइक, DYKE, डाइक कहलाता है। पर जहां पर संपीड़न बल लगता है तो संपीड़न बल वाले क्षेत्रों में मैग्मा कुछ इस प्रकार से जमा हो जाता है, संपीड़न बल वाले क्षेत्रों में मैग्मा कुछ इस प्रकार से जमा हो जाता है, इसको कहते हैं फैकोलिथ, इसको कहते हैं फैकोलिथ। ये फैकोलिथ है, और ये तो इसको मैंने बताया कि ये लोपोलिथ है, उधर बता ही दिया आपको, लोपोलिथ है। तो इस प्रकार से अभी देखो इतनी सारी स्थलाकृतियां मैंने एक ही जगह पर बना दी कि आपको तुलना करने में मजा आए, आप बढ़िया से तुलना कर पाओ। अदरवाइज एक ही जगह ऐसी सारी स्थलाकृतियां नहीं पाई जाती, अलग अलग जगह पाई जाती है। अब आप कहोगे सर क्या ये हमें दिखती है? नहीं, हम तो यहां पर खड़े हैं, ऊपर खड़े हैं, ये तो चट्टानों के नीचे आंतरिक भागों में पाई जाती हैं। जब चट्टानों की खुदाई होती है तो खुदाई के समय पर ऐसी स्थलाकृतियां हमें देखने को आंतरिक भागों में मिलती हैं, आंतरिक भागों में। ये है दोस्तों, ये सारी स्थलाकृतियां। अच्छा, शुद्ध चित्र बनाना सारा मैंने लिख दिया, बैथोलिथ, लैकोलिथ, लोपोलिथ, फैकोलिथ, शिल, शीट, डाइक, वोल्केनिक कोन, वेंट, वोल्केनिक पाइप, डक्ट, मैंने सब कुछ बना दिया। लिखना बाकी रह गया अब आपका। अभी लिखाएंगे बेटा तो और क्लियर होगा। ये टॉपिक फैक्चुअल है बट इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल बेटा फैक्चुअल के साथ इंटरेस्टिंग है। ये सब एक में ही पाई जाती नहीं, अलग अलग पाई जाती है बेटा, पर मैं ये क्या कह रहा हूं कि एक ही जगह इसलिए दिखा दिया हूं कि आपको कंपैरिजन करने में सरलता हो, कैसी कैसी स्थलाकृतियां हैं। अलग अलग बिखरी होती तो कंपेयर नहीं हो पाता। लैपोलिथ कहीं नहीं होता, लोपोलिथ होता है, LOPO, फिर लैको होता है, LACO, लैकोलिथ, लोपोलिथ, फैकोलिथ। ये फिगर एग्जाम में बनाना, यस बेटा, ये सब कुछ एग्जाम के लिए करा रहा हूं। मैं क्या कहता हूं, जो भी कलम मेरी उठ रही है सब कुछ आपके एग्जाम के लिए है बेटा, सब कुछ आपके एग्जाम के लिए। सब यूज कर सकते हो, पेंसिल, पेन, जो मन करे, पर ध्यान रखना इतना टाइम नहीं होता, एक पेन उठा लो बहुत है। ओके सुमित बेटा, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन फॉर्म है, कई बार प्रश्न पूछा है। मैं डरना नहीं है, गलती नहीं करना है बेटा। अभी लिखाऊंगा एस गोस्वामी तो याद हो जाएगा आपको। सोनाली लिखा नहीं रहा, सोनाली पोद्दार भी लिखाऊंगा, सारा क्लियर हो जाएगा। चित्र बना लिया ना? मिथिली मंडल, ठीक है, हाँ यूज कर सकते हैं इंग्लिश वर्ड अंजलि। चलो शुरू करते हैं, एक तरफ से लिखते हैं, ठीक है ना? लिखेंगे पैराग्राफ में, लिखें बैथोलिथ। बैथोलिथ भूपटल की सबसे गहराई में, भूपटल के सबसे अधिक गहराई में, बैथोलिथ भूपटल के सबसे अधिक गहराई में पाई जाने वाली एक विशालतम गुम्मद नुमा स्थलाकृति है जिसमें कठोर ग्रेनाइटिक चट्टानें पाई जाती हैं, जिसमें कठोर ग्रेनाइटिक चट्टानें पाई जाती हैं। पूर्ण विराम, अभी उसी पैराम लिखना है, पूर्ण विराम लगाकर लिखो, चूंकि यह वलित पर्वतों के, यहां मैंने ये चित्र इसलिए बनाया, वलित पर्वतों के केंद्रीय भाग में अक्सर उपस्थित होते हैं, इसलिए इन्हें इंग्लिश में लिखेंगे कोर ऑफ द माउंटेन, कोर मतलब CORE, कोर ऑफ द माउंटेन कहा जाता है, कोर ऑफ द माउंटेन कहा जाता है।
कहा जाता है, पूर्ण विराम। इतनी बात हुई। अब आपने पातालीय संरचना के बारे में बताया, अब हम लोग मध्यवर्ती में आएंगे, हाइपरबिसल में आएंगे। देखो अब इधर वाले में आएंगे, पैरा चेंज करते हुए लिखे आंतरिक मध्यवर्ती स्थलाकृतियों में, आंतरिक मध्यवर्ती स्थलाकृतियों में पतली पतली क्षैतिज चादरनुमा मैग्मा चट्टानें सीट कहलाती हैं। पर क्षैतिज होनी चाहिए, है ना, मैग्मा चट्टानें सीट कहलाती हैं, जबकि मोटी क्षैतिज चादरें सील कहलाती हैं। ये नाम है, सब अंग्रेजी हिंदी बराबर है। मोटी क्षैतिज चट्टानें सील कहलाती है, पूर्ण विराम। फिर लिखोगे इनके विपरीत लंबवत दीवार ऊपर की ओर खड़ी हो जाए, लंबवत दीवार नुमा स्थलाकृतियां डाइक कहलाती हैं, स्थलाकृतियां DYKE डाइक कहलाती हैं, पूर्ण विराम। फिर पहला चेंज करो, यदि मैग्मा का जमाव छिछले तस्तरी या बेसिन की आकृति का हो जाए, तो लोपोलिथ कहलाता है, LOPO। लिथ का मतलब होता है चट्टान, LITH, लिथ मतलब चट्टान, लोपो मतलब सॉसर शेप, तस्तरी नुमा आकृति, लोपोलिथ कहलाता है। जबकि मशरूम या छाते की आकृति की ज्वालामुखीय चट्टानों को लैकोलिथ कहते हैं, LACO, LITH, लैकोलिथ कहते हैं। ठीक है, अब इसी में लिखेंगे, पैराग्राफ में लिखें संपीडन या अभिसारी बल क्षेत्रों में वलित चट्टानों के मध्य जब मैग्मा का जमाव लंबवत अपनति एवं अभिनति के रूप में, अपनति मतलब ऊपर का हिस्सा, अभिनति मतलब नीचे का हिस्सा, लंबवत अपनति एवं अभिनति के रूप में हो जाए, तो उसे फैकोलिथ कहा जाता है, फैकोलिथ कैसे लंबवत? देखो यहां पर मान लो एक चित्र बना दें हम यहां पर कि ऐसी स्थलाकृति है कोई, ऐसा, ये ऊपर का ये वाला हिस्सा होता है, इसको कहते हैं एंटीक्लाइन मतलब अपनति, और ये नीचे का हिस्सा होता है, इसे कहते हैं शिनक्लाइन मतलब अभिनति। ऐसे ये हिस्सा होता है, छोटे छोटे चित्र सब बना के स्पष्ट करते रहेंगे। ठीक है, ऐसा होता है अपनति एवं अभिनति, ऐसा होगा बेटा, ऐसा होगा। तो ये है अंतर्भेदी स्थलाकृतियां। देखो अभी आप यहां तक की सारी स्थलाकृतियों को मैंने बता दिया, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म को। अब हमें कहां आना है? एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म में आना है, बहिर्भेदी स्थलाकृतियों में आना है। किसमें आना है? बहिर्भेदी स्थलाकृतियों में। तो बहिर्भेदी स्थलाकृतियों में पठारों के बारे में तो बता दिया, लावा पठार वगैरह कौन से हैं, जैसे मैंने बताया भारत का दक्कन पठार या मालवा पठार जो आप कहते हो, कोलंबिया पठार, पराना पठार, इथोपिया पठार, अंतरिम पठार, ये सब के सब पठारों के एग्जांपल है। अब बाकी रह गया शंकु बताना और प्लग। तो शंकु और प्लग के बारे में शिवानी मौर्य, मैंने वो वाले लैंडफॉर्म कहा था, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म पढ़ने के लिए नहीं कहा था बेटा, मैंने ये कहा था कि नदी, भूमिगत जल, हिमानी, पवन आदि से जो लैंडफॉर्म बनता है उनको पढ़ लेना था, लेकिन आपने इसे पढ़ा है तो बहुत खुशी की बात है। ठीक है, बहुत खुशी की बात है शिवानी। ठीक है, ओके पूजा त्रिपाठी, चलो बढ़ते आगे। तो हम अब बात करेंगे बहिर्भेदी स्थलाकृतियों में, जबकि जिसमें सबसे ज्यादा शंकु और प्लग के बारे में बात करेंगे, फिर गर्त वाली में बात करेंगे। तो चलो आते हैं, अब यहां पर हम लिखेंगे एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म। और एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म में सबसे पहले हम एलिवेटेड लैंडफॉर्म्स पर बात करेंगे। एलिवेटेड लैंडफॉर्म्स मतलब जो उभार वाली स्थलाकृतियां होती हैं। एलिवेटेड लैंडफॉर्म्स दो होते हैं, यहां पर तीन होते हैं बेसिकली। एक होता है पठार, दूसरा होता है शंकु और तीसरा होता है प्लग। तीन होते हैं। तो पठार तो आपने पढ़ लिया है, ये पढ़ लिया आपने, ठीक है। अब बारी आती है शंकु की। किसकी आती है बारी? शंकु की, कोन की आती है। तो लिखिए, हेडिंग दे दीजिए कोन या वॉल्केनिक कोन, ज्वालामुखीय शंकु, वॉल्केनिक कोन, ज्वालामुखीय शंकु, वॉल्केनिक कोन। ठीक है, ओके। अब वॉल्केनिक कोन के बारे में दोस्तों बहुत ध्यान से, कोन होता क्या, सबसे पहले तो ये परिभाषित कर देता है। तो लिखें कि जब ज्वालामुखीय मैग्मा के जमाव से, जब ज्वालामुखीय मैग्मा के जमाव से नुकीले
शीर्षनुमा पर्वतों की स्थलाकृति बन जाए, मैग्मा के जमाव से नुकीले शीर्षनुमा पर्वतों की स्थलाकृति बन जाए, पर्वतों की स्थलाकृति बन जाए, तो इन्हें ज्वालामुखी शंकु कहते हैं। तो इन्हें ज्वालामुखी शंकु कहते हैं। पूर्ण विराम लगाकर, यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। सबसे पहले सामान्य शंकु मतलब नॉर्मल कोन। सबसे पहले नॉर्मल कोन की बात आती है। नॉर्मल कोन, अब नॉर्मल कोन कैसे बनता है देखना यहां पर। मान लो कि ज्वालामुखी का उद्गार हुआ दोस्तों, वोल्केनिक इरप्शन हुआ, मतलब मैग्मा का उद्गार हुआ, और मैग्मा यहां पर कुछ इस तरह से जमा हो गया। ये लो, मैग्मा जमा हो गया दोस्तों, और मैग्मा के जमाव से ज्वालामुखी पर्वत बन गया। तो ये नॉर्मल कोन है। पर ध्यान रखना, नॉर्मल कोन में केवल मैग्मा का जमाव होता है, कोई अलग पदार्थों का जमाव नहीं होता। तो लिखें, जब ज्वालामुखीय उद्गार के क्रम में, जब ज्वालामुखीय उद्गार के क्रम में, ज्वालामुखीय उद्गार के क्रम में मैग्मा के जमाव से, मैग्मा के जमाव से पर्वत शंकु का निर्माण हो रहा हो, पर्वत शंकु का निर्माण हो रहा हो। पहली बात फिनिश। अब दूसरी बात पर आते हैं। सेकंड, मिश्रित शंकु कहा है हमने, इंग्लिश में बोलते हैं मिश्रित शंकु को कॉम्पोजिट कोन। क्या कहते हैं इसे? कॉम्पोजिट कोन, मिश्रित शंकु कहते हैं। ठीक है, अब मिश्रित शंकु की बात आएगी, अगर मिश्रित शंकु की बात आएगी तो ये कैसे बनते हैं तो नोटिस करना। सबसे पहले माना कि मैग्मा का यहां पर उद्गार हुआ, ये एक ज्वालामुखीय शंकु बना, मैग्मा का उद्गार हुआ, मैग्मा का उद्गार हुआ, और इस प्रकार से यहां मैग्मा जमा हो गया। ये लो, मैग्मा का जमा हो गया। ठीक है, ये लो, मैग्मा का जमा हो गया। अब मैग्मा का उद्गार जब बंद हो गया तो ऊपर जितना भी धूल एवं राख कण था, पायरोक्लास्टिक मटेरियल था, तो अब इसके बाद यहां पर ये पायरोक्लास्टिक मटेरियल का जमाव हो गया। किसका हो गया? पायरोक्लास्टिक मटेरियल का जमा हो गया। अब फिर से माना कि फिर से मैग्मा का उद्गार हुआ, फिर से मैग्मा उद्गार हुआ, और फिर से मैग्मा उद्गार हुआ, और फिर से ये मैग्मा लावा की परत जमा हो गई। तो जब इस प्रकार से लावा एंड पायरोक्लास्टिक मटेरियल का मिश्रित रूप बने, ये तो हो गया आपका लावा, लावा, और ये हो गया आपका पायरोक्लास्टिक मटेरियल या पायरोक्लास्ट, पायरोक्लास्ट। तो जब पायरोक्लास्ट एंड लावा का मिश्रित शंकु बनता है तो इसे कहते हैं मिक्स्ड कोन, मिक्स्ड कोन। ठीक है, तो लिखेंगे सभी, लिखें, जब किसी ज्वालामुखीय पर्वत शंकु, जब किसी ज्वालामुखीय पर्वत शंकु का निर्माण मैग्मा एवं पायरोक्लास्ट पदार्थों, मैग्मा एवं पायरोक्लास्ट पदार्थों की परतों के रूप में हो, परतों के रूप में हो, तो इसे मिश्रित शंकु कहते हैं। तो इसे मिश्रित शंकु कहते हैं। शंकुओं का चित्र बनाते चलिएगा, नहीं तो बात आपकी अधूरी रह जाएगी, अधूरी रह जाएगी। तो फिर बारी आती है चौथे नंबर पर, फोर्थ नंबर पर आती है। फोर्थ नंबर पर आती है पैरासाइटिक कोन की, परिपोषित शंकु की। पैरासाइटिक कोन, परिपोषित शंकु मतलब कोई होस्ट होगा तो कोई पैरासाइट होगा। नाम से ही क्लियर है कि एक मुख्य शंकु होगा तो दूसरा उस पर आश्रित होगी। पैरासाइट तो आश्रित ही होता है ना, जैसे हमारे सिर में जुआ पड़ा है तो क्या है? पैरासाइट है। हमारे सिर में जुआ पड़ा हुआ तो क्या है? अपने आप में पैरासाइट है। तो बेसिकली दोस्तों पैरासाइट का मतलब ही होता है कोई मुख्य होगा जिसको होस्ट कहते हैं, और कोई पैरासाइट होगा। तो कैसे एक्चुअली होता क्या है दोस्तों कि मान लो, एक एग्जांपल देता हूं, मान लेना कि एक पर्वत शंकु का निर्माण हो गया। चल यहां पर बनाता हूं, एक पर्वत शंकु का निर्माण हो गया। ये एक पर्वत शंकु है, ठीक है, जस्ट वेट, ये पर्वत शंकु का निर्माण हो गया। चलो मान लो कि एक परिघटना से पर्वत शंकु का निर्माण हो गया। ये नॉर्मल कोन भी हो सकता है, पैरासाइटिक कोन भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। अब मान लो कि शंकु का निर्माण हो गया। अब यहां पर मैं शंकु के निर्माण के साथ क्लियर। अब शंकु का निर्माण हो गया दोस्तों, पर कुछ दिनों के लिए अब मैग्मा का उद्गार एकदम रुका हुआ है, उद्गार हुआ नहीं, लेकिन अब फिर से उद्गार हुआ, और उद्गार में इतना अधिक मात्रा में मैग्मा निकला कि उस मैग्मा ने पहले वाले मैग्मा की इन दीवारों को तोड़ दिया, पहले वाले ज्वालामुखीय शंकुओं की इन दीवारों को तोड़ दिया। और जैसे ही दीवारें टूटी, ध्यान से, जैसे ही दीवारें टूटी तो इन दीवारों के टूटते ही यहां से मैग्मा का उद्गार बाहर की ओर होने लगा, मैग्मा का उद्गार बाहर की ओर, और यहां पर छोटे छोटे पर्वत शंकु बन गए, यहां पर शंकु बन गया, यहां से भी मैग्मा का उद्गार होने लगा, और यहां पर छोटे छोटे ऐसे पर्वत शंकु बन गए। तो जब मुख्य शंकु पर आश्रित छोटे छोटे अन्य शंकु बन जाते हैं तो इन्हें पैरासाइटिक कोन कहते हैं। तो लिखेंगे, जब किसी एक मुख्य पर्वत शंकु की निकास नलिका के फट जाने पर, पर्वत शंकु के निकास नलिका के फट जाने पर, निकास नलिका फट जाने पर शंकु के पार्श्व कहलाते किनारे, शंकु के पार्श्व भागों में
अन्य आश्रित शंकुओं का निर्माण हो जाए, अन्य आश्रित शंकुओं का निर्माण हो जाए, आश्रित शंकुओं का निर्माण हो जाए तो इन्हें पैरासाइटिक कोन कहा जाता है, पैरासाइटिक कोन कहा जाता है। ये पैरासाइटिक कोन हो गए, पैरासाइटिक कोन कहा जाता है। तो नेक्स्ट बारी आती है दोस्तों पायरोक्लास्टिक कोन या सिंडर कोन। 1 2 3 ये तीसरा था, अब आता चौथा जिसको लिख सकते हैं आप सिंडर या पायरोक्लास्ट, पायरोक्लास्टिक कोन। बड़ा सरल है, देखो कैसे सरल है। मान लो ज्वालामुखी की निकास नलिका बनी, मतलब अंदर से मैग्मा बाहर निकलना चाहता था पर नहीं निकल पाया, केवल ठोस धूल कण बाहर निकले, राख कण बाहर निकले, सिंडर कण बाहर निकले, लैपिली ब्रिश या आदि बाहर निकले और यही आकर यहां पर जमा हो गए। मतलब धूल कण जमा हो गया, राख कण जमा हो गया, ठोस कण जमा हो गए और मैग्मा निकले नहीं, मैग्मा निकल ही नहीं पाया, मैग्मा निकलने से पहले ही ठंडा होकर नीचे जमा हो गया। तो जब इस प्रकार से ठोस कणों के समूहन से ज्वालामुखी शंकु या पठार बनते हैं तो इन्हें सिंडर कोन या पायरोक्लास्टिक कोन कहते हैं। तो लिखें जब किसी ज्वालामुखीय शंकु का निर्माण, जब किसी ज्वालामुखीय शंकु का निर्माण केवल पायरोक्लास्टिक पदार्थों के समूहन से हो, पायरोक्लास्टिक पदार्थों के समूहन से हो तो इसे पायरोक्लास्टिक कोन कहते हैं। जबकि अंतर भी लिखो अब, जबकि पायरोक्लास्ट में से धूल तथा राख कणों के समूहन से, पायरोक्लास्ट में से धूल तथा राख कणों के समूहन से निर्मित शंकु सिंडर शंकु कहलाते हैं। निर्मित शंकु सिंडर शंकु कहलाते हैं, सिंडर शंकु कहलाते हैं। पूर्ण विराम हो गया बात। अब बात आती है लास्ट वोल्केनिक प्लग की, ये वाली बात आती है तो हेडिंग देंगे वोल्केनिक प्लग, PLUG इंग्लिश में आता है, वोल्केनिक प्लग PLUG। अब प्लग क्या होता है सरलता से बताते हैं। मान लो कि यहां पर कोई ज्वालामुखी फटा और ज्वालामुखी फटकर कुछ ऐसा यहां पर ज्वालामुखी शांत पड़ गया, और ज्वालामुखी शांत पड़ गया और यहां पर दोस्तों प्रचुर मात्रा में यहां जो मैग्मा जमा था या जो भी पदार्थ जमा था उसका किनारे का हो गया अपर्दन। जैसे किनारे का हो जाता है अपर्दन, ध्यान से, जैसे किनारे का हो जाता है अपर्दन, मतलब पहले माना कि ये यहां से रहा होगा, ध्यान से मैं ऐसे बनाता हूं, पहले मान लेते हैं कि ये यहां से रहा होगा, यहां से ये ऐसे रहा होगा, यहां से ये ऐसे रहा होगा, लेकिन इसका हो गया अपर्दन। क्या होगा दोस्तों? इसका अपर्दन हो गया, इरोजन हो गया। जैसे इसका इरोजन हो जाएगा तो दोस्तों केवल ये वाला हिस्सा दिखेगा, ये वाला हिस्सा दिखना, ये वाला हिस्सा दिखेगा, ये वाला हिस्सा यहां तक, ये वाला हिस्सा दिखेगा। अब ये वाला जो हिस्सा दिखता है ऐसे लगेगा जैसे ज्वालामुखी का शिखर दिख रहा हो, जो शिखर नुमा स्तंभ नुमा हिस्सा दिखता है ना, इसे ही कहते हैं ज्वालामुखी प्लग। ये होता है वोल्केनिक प्लग। ठीक है, लीजेंड किलर यस दोनों के लिए होंगे बेटा, क्लास नोट के साथ सफिशिएंट हो गया। ठीक है, ये होता है प्लग। तो लिखेंगे सभी कि ज्वालामुखीय पर्वत शंकुओं, ज्वालामुखीय पर्वत शंकुओं के अपर्दन से, ज्वालामुखीय पर्वत शंकुओं के अपर्दन से निकास नलिका में जमा, शंकु का तो अपर्दन हो गया पर अब निकास नलिका लंबवत दिख रही है, निकास नलिका में जमा ग्रेनाइटिक कठोर चट्टानें, निकास नलिका में जमा ग्रेनाइटिक कठोर चट्टानें एक स्तंभ के भांति दिखाई देने लगती हैं, एक स्तंभ के भांति दिखाई देने लगती हैं, जिन्हें वोल्केनिक प्लग कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? वोल्केनिक प्लग कहते हैं। पूर्ण विराम, ये हो गया पूर्ण विराम। तो आपने यहां पर ध्यान से देखना, आपने यहां पर इस पक्ष को पढ़ा है, अभी प्लग तक पढ़ा, पर गर्त वाली स्थलाकृतियां आगे आती हैं तो लिखो डिप्रेशनल लैंडफॉर्म्स, गर्त वाली स्थलाकृतियां यहां तक आपने बना लिया। अब आती कौन सी है? डिप्रेशनल लैंडफॉर्म्स आते हैं, डिप्रेशनल लैंडफॉर्म्स, डिप्रेशनल लैंडफॉर्म्स मतलब गर्त नुमा स्थलाकृतियां या गर्त वाली स्थलाकृतियां। इनमें मैंने क्या बताया? सबसे पहला बताया क्रेटर, दूसरे नंबर पर बताया काल्डेरा, तीसरे नंबर पर बताया घोंसलेदार काल्डेरा, घोंसलेदार काल्डेरा। इनका केवल चित्र बनाना है। जैसे क्रेटर का मतलब होता है कटोरे नुमा स्थलाकृति, कटोरे नुमा स्थलाकृति। इसका मतलब होता है कड़ाही, कड़ाही नुमा स्थलाकृति। इसका मतलब होता है मिक्स्ड,
मिक्स्ड। अब कैसे, जैसे मान लो कि यहां पर एक ज्वालामुखी पर्वत शंकु है और उसका शिखर कुछ ऐसा है, तो जब उसका ये शंकु है और उसका शिखर ऐसे दिखता है, ये जो शिखर का जो छिद्र दिख रहा है दिस वन, ये कहलाता है क्रेटर। ये जो एकदम शीर्ष का छिद्र दिखता है ये कहलाता है क्रेटर। कभी कभार यहां मान लो अब बादल है, अब बादल ने वर्षा किया और वर्षा का जल इसमें भर गया तो बन गई क्रेटर झील। एग्जाम्पल देता हूं आपको, एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल भारत में दो हैं, एक है राजस्थान में नक्की झील, नक्की झील राजस्थान में है, और दूसरा महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले की लोनार झील है। लोनार झील, लोनार झील क्रेटर झील का भी उदाहरण है और उल्कापात निर्मित झील का भी उदाहरण है, दोनों का उदाहरण। ये होती है क्रेटर झील, ऐसे होते हैं क्रेटर। बट काल्डेरा क्या है, एकदम क्रेटर का बड़ा रूप। देखना कैसे, मान लो कि ये है क्रेटर का बड़ा रूप होता है काल्डेरा, देखो इसे, ये ऐसा हो जाए, क्रेटर का बड़ा रूप है काल्डेरा। ये है दोस्तों काल्डेरा, ये है काल्डेरा, क्रेटर का बड़ा रूप। मतलब अब कड़ाही के भांति शीर्ष दिखने लगे, इतना बड़ा शीर्ष, पहले छोटा था कटोरे नुमा था, ये कड़ाही के भांति है, तो ये कहलाता दोस्तों काल्डेरा। काल्डेरा क्रेटर का बड़ा रूप, काल्डेरा। काल्डेरा बेसिकली लोनार झील अब इतनी बड़ी हो गई है कि उसे काल्डेरा कहना गलत नहीं होगा। बड़ी हो गई दोस्तों, बड़े आकार की हो गई, मतलब अब काल्डेरा जैसी हो गई। अब घोंसलेदार काल्डेरा क्या है, जैसे मान लो यहां बन गया एक काल्डेरा, एक काल्डेरा बन गया, ये लो, ये बन गया काल्डेरा। अब काल्डेरा बन गया, फिर से मैग्नेटिक इरप्शन हो गया। मान लो कि यहां से कहीं ज्वालामुखी उद्गार हुआ और यहां एक नया क्रेटर बना और ऐसा यहां एक नया क्रेटर बन गया, शंकु बन गया। यहां भी उद्गार हुआ और इस उद्गार से एक नया क्रेटर यहां बन गया। यहां भी उद्गार हुआ और इस उद्गार से एक नया क्रेटर यहां बन गया। तो जब किसी काल्डेरा के अंदर एक से अधिक क्रेटर और बन जाए, ये क्या है, ये क्रेटर है, और पुराना वाला क्या है, ये काल्डेरा है, काल्डेरा है। जब किसी काल्डेरा के अंदर एक से अधिक क्रेटर बन जाते हैं तो उसे घोंसलेदार काल्डेरा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, संजीवनी प्रजापति। ठीक है बेटा, क्या लिखा आपने, ये घोंसलेदार काल्डेरा है, मतलब काल्डेरा के अंदर क्रेटर है। छोटू बाबू बिल्कुल ये समय के साथ बड़ा होता है, क्योंकि जो पानी भरा होगा पानी अपर्दन करेगा। अच्छा, एक और प्रक्रिया से बन सकता है क्रेटर काल्डेरा। मान लो क्रेटर बना और दोबारा विस्फोट हुआ तो क्रेटर हवा में उड़ गया, तो अब ये वाला भाग बड़ा हो जाएगा। जैसे मान लो आप समझो एक जगह पर आपने बम फोड़ा तो एक गड्ढा हो गया, अब दोबारा बम फोड़ दो तो गड्ढा बड़ा हो जाएगा। तो जो गड्ढा बड़ा हो गया तो काल्डेरा है, जो गड्ढा छोटा है बम फोड़ने से तो क्रेटर है। ऐसा समझो आप, ऐसा समझो। ये है दिस वन, दिस वन। इसकी भाषा लिखनी नहीं है, चित्र बनाने हैं। एक झील बिल्कुल दो घटनाओं का परिणाम हो सकती है। कैसे प्रतीक्षा तिवारी, बेसिकली ये क्रेटर पहले बनी थी और फिर बाद में इत्तेफाक की यहीं पर एक उल्कापिंड गिर गया, जिसकी और चौड़ाई बढ़ गई। पहले का क्रेटर है पर वहीं उल्कापिंड गिर गया तो इसकी चौड़ाई और बढ़ गई, इसीलिए क्रेटर झील भी और उल्कापात निर्मित झील भी है। लोनार झील बुल्ढाना जिले में है, महाराष्ट्र में। ये हुआ दोस्तों। तो अब अंतिम बात आती है, अंतिम बात आती है, देखो यहां पर, यहां आपने देखा कि गर्त वाली स्थलाकृतियां ये थी, क्रेटर काल्डेरा घोंसलेदार काल्डेरा। अब अंतिम बात आती है सेकेंडरी लैंडफॉर्म्स पर। शिवानी मौर्य, ठीक है बेटा, यहां स्थिति कैसी आती है, द्वितीयक स्थलाकृतियों पर आती है, ठीक है, सेकेंडरी लैंडफॉर्म्स पर आती है। अब सेकेंडरी लैंडफॉर्म्स पर फ्यूमरोल, सोल्फतारा, मड फ्लो, हॉट स्प्रिंग एंड ग्लेशियर है। अब देखो ये क्या है, सेकेंडरी लैंडफॉर्म, आप लिख सकते हैं द्वितीयक स्थलाकृतियां, द्वितीयक स्थलाकृतियां, सेकेंडरी लैंडफॉर्म्स। सेकेंडरी लैंडफॉर्म्स। अब सबसे पहला इसमें धुआंरी फ्यूमरोल्स, धुआरों को क्या कहते हैं, फ्यूमरोल्स। और दूसरे नंबर पर आता है शोल्फतारा, दोनों को एक साथ समझाना, शोल्फतारा, और लिखाना भी ऐसे, वंदना, ठीक है बेटा। क्रेटर का निर्माण कैसे होता है एक बार बता दो। बताना बेटा कि जब ज्वालामुखी उद्गार होगा और उद्गार रुक गया, जैसे उद्गार होगा तो निकाश का जो मुख है ना, मुख छेद की तरह दिखता रहता है, वही जो छेद दिख रहा है वही है क्रेटर अपने आप में। मैग्मा नहीं निकल रहा, वो छेद दिख रहा है बस, ठीक है। अब इसको देखो आप, होता क्या है, कई बार ज्वालामुखियों से अब मैग्मा का उद्गार रुक गया, ये ज्वालामुखी पर्वत शंकु बन गया, मैग्मा का उद्गार रुक गया। मैग्मा के उद्गार रुक जाने के बाद भी कई वर्षों तक इसके मुहाने से उच्च तापमान वाली गैसें एवं जलवाष्प आदि निकलती रहती है, या इन तापमान वाली गैसों में सर्वाधिक मात्रा जलवाष्प की होती है। जलवाष्प, गैसें एवं जलवाष्प, गैसें एवं जलवाष्प निकलती है। जलवाष्प की मात्रा लगभग 90% या इससे अधिक होती है, आप कह सकते हो मोर देन 90% होती है जलवाष्प। अब जब इतनी अधिक मात्रा में जलवाष्प, तो ये दूर से देखने में धुएं के भांति दिखते हैं, धुएं के भांति दिखते हैं। तो जब कोई ज्वालामुखी धुआं निकालता हुआ दिखता है, ऐसे लगे जैसे धुआं निकल रहा है, धुआं नहीं है बल्कि है क्या, गैसें हैं, और गैसों के साथ साथ प्रचुर मात्रा में जलवाष्प है, तो बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, धुएं के भांति दिखते हैं, तो इसको कहते हैं धुआंरा, इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूमरोल्स, ठीक है। और अगर इन ज्वालामुखियों से धुआं ना निकल रहा हो बल्कि सल्फर निकल रहा हो, धुआं ना निकल रहा हो बल्कि सल्फर निकल रहा हो, तो उसे कहा जाता है शोल्फतारा। क्या कहा जाता है उसे, शोल्फतारा। तो लिखेंगे इसे, चित्र तो बना ही लिया होगा, चित्र बनाते चलिएगा, लिखे जब किसी ज्वालामुखी से, मतलब मैग्मा नहीं निकले, क्या निकले, ये
अरे सृष्टि किसी भी सीजन में ज्वालामुखी फटता है, तो क्या लिखेंगे, जब किसी ज्वालामुखी से उच्च तापीय गैसें जलवाष्प के प्रचुरता के साथ, उच्च तापीय गैसें जलवाष्प के प्रचुरता के साथ निःसृत हो रही हो, निःसृत मतलब निकलना, निःसृत हो रही हो तो यह हमें निकलते हुए धुएं के भांति दिखते हैं, तो यह हमें निकलते हुए धुएं के भांति दिखते हैं, इसीलिए इन्हें धुआंरा कहा जाता है, जैसे अमेरिका के अलास्का प्रांत की यूकॉन नदी घाटी, अमेरिका के अलास्का प्रांत की यूकॉन नदी घाटी में ऐसे हजारों धुआंरे हैं, जिसे हजार धुआंरों की घाटी भी कहा जाता है, पूर्ण विराम लगाइए। इनका उपयोग भूतापीय ऊर्जा उत्पादन, जियोथर्मल एनर्जी प्रोडक्शन, इनका उपयोग भूतापीय ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है, पूर्ण विराम। पैरा चेंज करो, लिखो यदि इन धुआंरों से जलवाष्प के स्थान पर प्रचुर मात्रा में सल्फर का उत्सर्जन हो रहा हो, तो इन्हें स्वल्फ तारा, ये टी है, स्वल्फ तारा, SOLFTARA, तो इन्हें स्वल्फ तारा कहा जाता है, पूर्ण विराम। लिखें इटली में ऐसे स्वल्फ तारा पाए जाते हैं, पूर्ण विराम, बात समाप्त। अब तीसरे नंबर पर आता है, पहले आप लिखेंगे हॉट स्प्रिंग, गीजर तब लगाकर मड फ्लो लिखेंगे हॉट स्प्रिंग मतलब गर्म जल का झरना, हॉट स्प्रिंग गर्म जल का झरना। अब गर्म जल का झरना तो आप जानते ही हैं, जैसे भारत में भी खूब ऐसे झरने हैं, जैसे भारत में मणिकर्ण घाटी हिमाचल प्रदेश में है, HP लिख देता हूं मैं, पुगा घाटी ये लद्दाख में है, ताता पानी छत्तीसगढ़ में है, CG, राता पानी झारखंड में है। अरे बहुत जगह दोस्तों, हजारों की संख्या में भारत में गर्म जल के झरने या गर्म जल के पानी के कुंड, ये है दोस्तों, कुछ और नहीं है, ये सब आदि पूर्ण विराम लगाएं। लिखिए इनका उपयोग भी, बिल्कुल राजगीर बिहार में है रोशन, बिल्कुल है, लिखिए इनका उपयोग भी भूतापीय ऊर्जा उत्पादन में, जियोथर्मल एनर्जी प्रोडक्शन में करते हैं, पूर्ण विराम। तो लास्ट है गीजर, GEYSSER, गीजर। लिखो यह गर्म जल के फव्वारे होते हैं, क्या होते हैं ये झरने नहीं, लगातार पानी नहीं निकलता है, यह गर्म जल के फव्वारे होते हैं, जो कि कुछ समयांतराल पर, लगातार नहीं प्रकट होंगे, समयांतराल पर होंगे, जो कि कुछ समयांतराल पर प्रकट होते हैं, जैसे अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क, अमेरिका में है, व्योमिंग प्रांत में, रॉकी रीजन में है, येलोस्टोन नेशनल पार्क का बहुत प्रसिद्ध सा है का ओल्ड फेथफुल गीजर, जिसमें यहां पर यह गीजर अवस्थित है, जिसमें प्रत्येक 60-65 मिनट के अंतराल पर एक बार 5 मिनट के लिए फव्वारा निकलता है। टूरिज्म बहुत अच्छा टूरिज्म स्पॉट है, लोग यहाँ पर आसपास घूमते रहेंगे, अपना सन बात लेते रहेंगे, जैसे फव्वारे की बारिश आनी होगी, चारों तरफ बैठ जाएंगे, गर्म पानी आएगा, सल्फर मिला पानी आता है, चर्म रोग भी ठीक कर देता है, ठीक है, ओके। तो अब लास्ट लिखेंगे 5वां नंबर पर मड फ्लो, डैश देकर लिखेंगे, कई जगह पर गर्म जल मिश्रित कीचड़
गर्म जल मिश्रित कीचड़ बाहर प्रकट हो रहा होता है, बाहर प्रकट हो रहा होता है, जिसे जिसे मड फ्लो कहते हैं, जिसे मड फ्लो कहते हैं, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। इस तरह से आपने दोस्तों देखा कि यह है वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। मैंने सारे प्रकार के लैंडफॉर्म्स आपको यहां पर पढ़ा दिए, ये लैंडफॉर्म्स है आपको। अब ज्वालामुखियों का महत्व क्या है, ज्वालामुखियों से किस प्रकार की आपदाएं आती हैं, सकारात्मक नकारात्मक पक्ष क्या है, ज्वालामुखी एवं भूकंप के वितरण क्या है, ये तमाम विषय बिंदु दोस्तों मैं पढ़ाऊंगा आपको कल की कक्षा में। क्लास शुरू करने से पहले ही बताया था क्लास बेहद इंटरेस्टिंग होगी, लेकिन बेहद फैक्ट्स हैं, ढेर सारे फैक्ट्स हैं। मैं जानता हूं एक बार में इतने फैक्ट्स याद कर पाना, अरे लोगों को दोस्तों बुढ़ापे तक, मरते मरते तक ऐसे